आज की वीडियो में करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल। इसमें मैं आपको ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल फोर्स बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, और ये भी बता दूंगा कि क्यों अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट कर लिया, एप्पल ने अट्रैक्ट नहीं करा। आप सबसे पहले याद रखना कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से ही। ठीक है, वी सर है स्टडी हाउ द वेट ऑफ द बॉडी वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। ये लिखा दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, जब भी यानी कि अगर मैं किसी ऊंचाई से, सर्टेन ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट गिराऊंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट गिराऊंगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अभी वो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी। अब वेलोसिटी जहाँ चेंज होती है, जहाँ वेलोसिटी चेंज होती है, आपने पढ़ा है v माइनस यू टी अपन में टी, किसी टाइम पे तो एक्सीलरेशन पैदा होता है। यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा तो जाहिर सी बात है, जब भी एक्सीलरेशन आएगा तो फोर्स भी आता है, F इक्वल टू एम ए। आपने ये सब पढ़ रखा है फोर्स ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। एंड तो इसमें हमारा एक्सीलरेशन जो आया और ये फोर्स जो आया, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ ने ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो एक फोर्स से अट्रैक्ट करा, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई देखो, जैसे कि मून है, तो वो मून को भी, अर्थ जो है मून को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मून का भी अपना एक मास है, उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो होता क्या है, और भी प्लैनेट है आसपास हमारे, तो मून बाकी प्लैनेट से भी अट्रैक्ट होता रहता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। अब अर्थ ने मून को अट्रैक्ट करा, तो ये क्या होगा, ये एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक लड़के ने एक स्टोन को तेज तेज घुमाना स्टार्ट करा, तो उसने एक टाइम पे वेलोसिटी पा ली, और हर जब भी उसकी चेंज पोजीशन हो रही है, यानी डायरेक्शन जब भी चेंज हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जहाँ वेलोसिटी चेंज हुई तो एक फोर्स आया, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पर, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक फोर्स आएगा। फोर्स किसकी वजह से आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आया वेलोसिटी चेंज होने से। इस फोर्स को, जब वो सर्कुलर पाथ में चल रहा था, तो उस फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों चीज़ सेम ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स आया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है उस स्टोन की, तो बार बार वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन आएगा। द फोर्स दैट कोज दिस एक्सेलरेशन, जो फोर्स एक्सेलरेशन आया उसकी वजह से एक फोर्स इन्वॉल्व होगा, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराता रहेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी की वजह से द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही मूव करता है। तो अर्थ और मून के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से मून अर्थ के एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। अगर ये फोर्स ना होता तो मून स्ट्रेट लाइन में चला जाता। अब आपका क्वेश्चन था कि कैसे एप्पल जैसे कि एप्पल जैसे यहाँ लिखा है, डज द एप्पल, यहाँ आप पढ़ो, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ। क्या एप्पल ने भी अट्रैक्ट करा होगा मून को? तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से पूरा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मास हम मान लेते हैं, ये मास ऑफ अर्थ है, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ आया होगा, और मास ऑफ एप्पल है और एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल है। मास एप्पल का बहुत कम है, मास बहुत ज़्यादा ही कम है अर्थ से, तो ज़्यादा ही कम है। तो आप समझो, अगर फोर्स कुछ ना कुछ दोनों आए होंगे, मास अर्थ का ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम हुआ होगा। अगर मैं मान के चलता हूँ दोनों 10 हैं, तो इसका 10 मास ही होगा, एक्सेलरेशन इसका 1 आया, इसका मास 1 है तो एक्सेलरेशन इसका 10 आया,
तो हम देख पाएंगे कि एक्सेलरेशन जो हुआ वो केवल एप्पल में हुआ, ना कि अर्थ में जो एक्सेलरेशन हुआ बहुत ज़्यादा ही कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल में जो हुआ था। तो यहाँ से हम कंक्लूड निकालते हैं कि यूनिवर्स में द यूनिवर्स अट्रैक्ट द ईच अदर, यानी कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, चाहे आपके रूम में भी कुछ भी होगा, दो वस्तु आपस में भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो क्या होता है, जब आप एक रूम में बैठे हो, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। अब जब वो अट्रैक्ट कर रही होती है एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको स्टेशनरी दिखाई देती है। क्लियर गाइस? तो अब हम इसके बारे में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे। यहीं पढ़ा देता हूँ मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बोलता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिनके बीच में वो मास फोर्स लग रहा है। मान के चलते हैं M1 और M2 के बीच में दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, उनके बीच में ये फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये M1 है, ये M2 आप ले लो। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली मतलब होता है अपॉन में। क्लियर रखना, उनके सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है। इन्हें जब कंबाइन करेंगे ये F और इस F को, एक F मिलेगा और M1 डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इधर हमें G मिलता है, मैं सीधा G लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हमें G मिला, इस G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो force of attraction between the two objects be F according to universal law of gravitational. The force between the two objects is directly proportional to the product of their mass. ये बोलता है and inversely proportional to the square of distance between them. तो स्क्वायर करना है डिस्टेंस, उनके बीच की जो सेंटर डिस्टेंस लेनी है, दोनों ऑब्जेक्ट की सेंटर से डिस्टेंस लेनी है। और जब दोनों को कंबाइन करोगे आप ये देख पाओगे G जो आया, G इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हटने पर जो ये जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट का साइन आता है इक्वल टू के साथ, तो इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे कहते हैं। आप G की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, D इक्वल टू, और ये हमारा इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी हमारी G की न्यूटन, D हमारी डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर, और kg अपॉन में रख लोगे kg का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो मीटर स्क्वायर kg-2। ये यहाँ पर इसकी यूनिट है, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू एक आई 6.673 10 की पावर -11। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेनरी कैवेंडिश ने निकाली, हेनरी कैवेंडिश ने ये वैल्यू निकाल के दी। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप देखो न्यूमेरिकल में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मास ऑफ अर्थ दे रखा है हमें, और डेट मून इज दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है। एंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून की डिस्टेंस दे रखी है इतनी किलोमीटर में, ये हमें किलोमीटर में से मीटर में बदल लो। सबसे पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, इन्होंने करी भी है, आप देख पा रहे हो, ये इंटू है। आपको पहले बता देता हूँ, जब दोनों का बेस बराबर है, दोनों के ऊपर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाती है, पावर जुड़ गई। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ है, 5 और इसकी 10 की पावर 3 है ये, तो दोनों को जोड़ दिया गया तो 5 + 3 बन गया 8। ये आप देख पाओ क्लियर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है, हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्सटेंड बाय द अर्थ ऑन द मून, कितना फोर्स लग रहा है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू रखोगे G की वैल्यू इन्होंने बोली 6.7 रखने को, 10 की पावर -11। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना रखना है, मास ऑफ अर्थ कितना रखना है, 6 10 की पावर 24, और मून का मास रखना है 7.4 10 की पावर 22। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर का डिस्टेंस आपने निकाल लिया नीचे से, तो 10 की पावर 8 स्क्वायर करोगे इसका। अब पहले जो हमारी पावर वाले हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वालों को आप सॉल्व कर लेना। -11 +24 हो जाएगा, पावर जुड़ जाएंगी, ये बन जाएगी पावर, जब एक
ये वाली होती है सवाल हमारा ऐसा होता है, तो पावर की मल्टीप्लाई होती है, ना कि उसकी भी स्क्वायर चढ़ाओगे आप। मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16।